श्री राम विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं ज्योग्राफी टीचर भंवर सिंह बेटवाल। हम कक्षा 12 के लेसन नंबर 4 जनसंख्या संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके 2 वीडियो पहले प्रकाशित किए जा चुके हैं, जिनके अंतर्गत आयु संरचना एवं लिंग अनुपात के बारे में अध्ययन किया जा चुका है। आज हम साक्षरता, जनसंख्या का नगरीय व ग्रामीण संगठन एवं व्यावसायिक वर्गों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछला जो एक क्वेश्चन रह गया था लिंग अनुपात, तो उसके बारे में तो देखिए, लिंग अनुपात की विविधता के आधार पर विश्व की जनसंख्या को 4 भागों में बांटा गया है। लिंग अनुपात की विविधता के आधार पर विश्व की जनसंख्या को 4 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, सबसे पहले अत्यधिक स्त्रियों की अधिकता वाला देश, दूसरा स्त्रियों की अधिकता वाला देश, तीसरा पुरुषों की अधिकता वाले देश और चौथा है अत्यधिक पुरुषों की अधिकता वाले देश। तो देखिए, सबसे पहले अत्यधिक स्त्रियों की अधिकता वाले देश। अत्यधिक स्त्रियों की अधिकता वाले देश, ऐसे देशों की श्रेणी में उन देशों को सम्मिलित किया जाता है जिनका लिंग अनुपात 1050 से अधिक होता है। ऐसे देश जिनका लिंग अनुपात 1050 से अधिक होता है वो अत्यधिक स्त्रियों की अधिकता वाले देशों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे पश्चिमी यूरोप प्रदेश, यूएसए, कनाडा, दक्षिण अमेरिका। अब स्त्रियों की अधिकता वाले देश, स्त्रियों की अधिकता वाले देश, ऐसे देशों की श्रेणी में उन देशों को सम्मिलित किया जाता है जिनका लिंग अनुपात 1000 से 1050 के मध्य होता है। स्त्रियों की अधिकता वाले देशों की श्रेणी में ऐसे देशों को सम्मिलित किया जाता है जिनका लिंग अनुपात 1000 से 1050 के मध्य होता है, जैसे यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, मंगोलिया, कंबोडिया, थाईलैंड, कजाकिस्तान। ये ऐसे देश हैं जिनका लिंग अनुपात 1000 से 1050 के मध्य है। अब आता है पुरुषों की अधिकता वाले देश, ऐसे देश जिसमें पुरुषों की अधिकता पाई जाती है। तो इस श्रेणी में ऐसे देशों को सम्मिलित किया जाता है जिनका लिंग अनुपात 1000 से 950 के मध्य होता है। तो पुरुषों की अधिकता वाले देशों की श्रेणी में ऐसे देशों को सम्मिलित किया जाता है जिनका लिंग अनुपात 1000 से 950 के मध्य होता है। और ऐसे देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, कोरिया, मैक्सिको, ब्राजील, ईरान, क्यूबा आदि देश आते हैं। और चौथे नंबर पर आता है अत्यधिक पुरुषों की अधिकता वाले देश, ऐसे देश जिसमें पुरुषों की बहुत ज्यादा अधिकता पाई जाती है, यानी लिंग अनुपात प्रतिकूल होता है, महिला की संख्या कम होती है। तो इस श्रेणी में ऐसे देशों को सम्मिलित किया जाता है जिनका लिंग अनुपात 950 से कम होता है, जैसे भारत। तो देखिए, लिंग अनुपात की विविधता के आधार पर विश्व के देशों को 4 भागों में बांटा गया था। पहला था अत्यधिक स्त्रियों की अधिकता वाला देश, दूसरा स्त्रियों की अधिकता वाला देश, तीसरा पुरुषों की अधिकता वाले देश और चौथा अत्यधिक पुरुषों की अधिकता वाले देश। अब हम साक्षरता के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक हमारा साक्षरता। तो अगला हमारा टॉपिक है साक्षरता। तो देखिए, साक्षरता किसे कहते हैं, साक्षरता क्या है। तो इसका अलग अलग देशों में अलग अलग टारगेट दिया गया है, साक्षरता का अलग अलग माप बनाया है। साक्षरता, तो देखिए, सामान्य अर्थों में हम ये मानते हैं कि साक्षर व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो थोड़ा बहुत मतलब पढ़ लिख सके या किसी अक्षर को पहचान सके, वो साक्षर मानते हैं। लेकिन जो भारत सरकार के अनुसार, भारत के अनुसार जो साक्षरता की परिभाषा दी गई है, तो साक्षरता के अंतर्गत भारत में साक्षरता 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के उस वर्ग को सूचित करता है जो पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझने के साथ साथ अंकगणितीय परिकलन कर सकता है। यानी भारत में ऐसे व्यक्ति को साक्षर माना जाता है जो 7 वर्ष से अधिक आयु हो, जो पढ़ सकता हो, लिख सकता हो और समझने के साथ साथ में अंकगणितीय परिकलन कर सकते हैं, जोड़ बाकी गुणा कर सकते हैं। देखिए, हम देखते हैं कई दुकानदार होते हैं जो छोटी मोटी दुकान चलाते हैं, अपना छोटा मोटा हिसाब भी कर लेते हैं, लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके पास में किसी भी विद्यालय की कोई मार्कशीट या डिग्री नहीं होती है। तो साक्षर किसे कहेंगे, ऐसा व्यक्ति जो 7 वर्ष से अधिक आयु का हो, जो पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझने के साथ साथ में अंकगणितीय परिकलन कर सकता है। तो देखिए, भारत में साक्षरता
भारत में साक्षरता 7 वर्ष से अधिक, भारत में साक्षरता 7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है, उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ सकता है, जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, लिख सकता है और समझने के साथ साथ अंकगणितीय परिकलन की योग्यता है, परिकलन की योग्यता है। तो देखिए, भारत के अंतर्गत साक्षर व्यक्ति उसको माना जाता है जो 7 वर्ष से अधिक हो और पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझने के साथ साथ में अंगीय परिकलन कर सकता है। तो देखिए, किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का कुल अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। किसी भी देश के अंतर्गत साक्षरता का जो कुल जनसंख्या में साक्षरता का जो अनुपात है वो उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है, क्योंकि साक्षर जनसंख्या के अनुपात से लोगों के रहन सहन के स्तर और सामाजिक स्थिति, शैक्षिक सुविधाएं, महिलाओं के जो स्थिति एवं प्रशासनिक नीतियों के बारे में पता चलता है। तो देखिए, किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक में आर्थिक विकास का, सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक होता है। किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके आर्थिक व सामाजिक विकास का सूचक होता है, क्योंकि साक्षर जनसंख्या के अनुपात से साक्षर जनसंख्या के अनुपात से लोगों के रहन सहन के स्तर, साक्षर जनसंख्या के अनुपात से लोगों के रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षिक सुविधाओं वे सरकार की नीतियों का, वे सरकार की
नीतियों का पता चलता है। तो देखिए, जो किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात है वो उसके आर्थिक सामाजिक विकास का सूचक होता है, क्योंकि जिस देश के अंदर अगर जनसंख्या साक्षर होगी तो साक्षर जनसंख्या होगी तो वहां पर उनका रहन सहन का स्तर है वो अच्छा मिलेगा। इसके अलावा महिलाओं की सामाजिक स्थिति अच्छी मिलेगी, शिक्षा का स्तर अच्छा मिलेगा और सरकार की नीतियां है वो भी अच्छी होगी, तो इनका पता चलता है। किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके आर्थिक व सामाजिक विकास का सूचक होता है। अब साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखिए साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक, साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखिए साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? आर्थिक विकास का स्तर पहला है, आर्थिक विकास का स्तर, आर्थिक विकास का स्तर। दूसरा नगरीकरण जीवन स्तर, नगरीकरण नगरीकरण जीवन स्तर, नगरीकरण जीवन स्तर। तीसरा है महिलाओं की सामाजिक स्थिति, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, महिलाओं की सामाजिक स्थिति। चौथा है विभिन्न सुविधा, विभिन्न सुविधाएं, विभिन्न सुविधाएं व सरकार की नीतियां, विभिन्न सुविधाएं व सरकार की नीतियां। तो देखिए ये साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक है। आर्थिक विकास का स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, नगरीकरण जीवन का स्तर, विभिन्न सुविधाएं व सरकार की नीतियां। तो देखिए जिन देशों में साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जाता है वहां की जनसंख्या विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति व विकास करती है। तो देखिए जिन देशों में साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिन देशों में साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिन देशों में साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जाता है वहां की जनसंख्या विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति व विकास करती है। वहां की जनसंख्या विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति व विकास करती है। तो देखिए साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक है आर्थिक विकास का स्तर, नगरीकरण जीवन स्तर, विभिन्न सुविधाओं व सरकारी नीतियां और महिलाओं की सामाजिक स्थिति। जिन देशों में साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जाता है वहां की जनसंख्या विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति व विकास करती है। अब अगला हमारा जो टॉपिक है जनसंख्या के ग्रामीण व नगरीय संगठन। जनसंख्या के
ग्रामीण व नगरीय संगठन। तो देखिए जनसंख्या का ग्रामीण व नगरीय संगठन। ग्रामीण नगरीय संगठन। तो देखिए जो जनसंख्या है ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार पाई जाती है और नगरीय क्षेत्रों में किस प्रकार पाई जाती है। तो देखिए सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र ऐसे आवासीय क्षेत्र होते हैं कि जहां की जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय में लगती है। प्राथमिक व्यवसाय जैसे कृषि करना, मजदूरी करना, खनन करना, शिकार करना, लकड़ी काटना, ये प्राथमिक व्यवसाय है। जबकि नगरीय जो क्षेत्र होते हैं उनकी जनसंख्या जैसे व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, संचार आदि व्यवसाय में कार्य करती है। तो देखिए सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र ऐसे आवासीय क्षेत्र होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र ऐसे आवासीय क्षेत्र होते हैं ग्रामीण क्षेत्र ऐसे आवासीय क्षेत्र होते हैं जहां की अधिकांश जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या अधिकांश कार्यशील जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होती है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग प्राथमिक व्यवसाय करते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग 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 उद्योग, व्यापार, वाणिज्य या अन्य व्यवसाय में लगे होते हैं लगे होते हैं। तो देखिए सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र ऐसे आवासीय क्षेत्र होते हैं कि जहां की अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय में लगी होती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों के लोग प्राथमिक के अलावा द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ व्यवसाय में लगी होती है, जैसे उद्योग, व्यापार, परिवहन एवं संचार में लगी होती है। इसके अलावा विश्व के विकसित राष्ट्रों की कुल जनसंख्या विश्व के विकसित राष्ट्रों की कुल जनसंख्या में से विश्व के विकसित राष्ट्रों की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या अधिक वे ग्रामीण जनसंख्या कम होती है।
नगरीय जनसंख्या, देखिए वे ग्रामीण जनसंख्या कम मिलती है, जबकि विकासशील देशों में ग्रामीण जनसंख्या अधिक, विकासशील देशों में ग्रामीण जनसंख्या अधिक, वे नगरीय जनसंख्या कम मिलती है। तो देखिए विश्व के विकसित राष्ट्रों की कुल जनसंख्या, विकसित राष्ट्र है उनके अंदर नगरीय जनसंख्या तो अधिक और ग्रामीण कम मिलती है, जबकि विकासशील देशों में ग्रामीण जनसंख्या अधिक और नगरीय जनसंख्या कम मिलती है। और विश्व की कुल जनसंख्या का, विश्व की कुल जनसंख्या का 50% से, विश्व की कुल जनसंख्या का 50% से अधिक भाग नगरों में निवास करता है। विश्व की कुल जनसंख्या, जितनी जनसंख्या है उसका 50% से अधिक भाग नगरों में निवास करता है। क्यों निवास करता है? क्योंकि नगरों में रोजगार के अवसर, नगरों में रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, वे रहन सहन का स्तर अच्छा होता है, वे रहन सहन का स्तर अच्छा होता है। अच्छा होता है। तो देखिए ये जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय संगठन है कि सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र ऐसे आवासीय क्षेत्र होते हैं कि जहां की अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय में लगी होती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों की जो जनसंख्या है वो उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि कार्य में लगी होती है। विश्व के विकसित राष्ट्रों की कुल जनसंख्या में से कुल विकसित राष्ट्रों में नगरीय जनसंख्या अधिक और ग्रामीण जनसंख्या कम मिलती है, जबकि विकासशील राष्ट्रों में ग्रामीण जनसंख्या अधिक और नगरीय जनसंख्या कम मिलती है। और विश्व की कुल जनसंख्या में 50% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है। क्यों निवास करती है? क्योंकि नगरों के अंदर रोजगार की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, संचार के साधन, रहन सहन का स्तर ये अच्छा मिलता है। अब है लास्ट टॉपिक है व्यवसाय के वर्ग। तो देखिए विश्व की जो व्यवसायिक वर्ग है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जो व्यवसायिक वर्ग है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार व्यवसायिक वर्ग, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार व्यवसायिक वर्ग, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 5 व्यवसायिक वर्ग है। इस टॉपिक को हम यहाँ पर शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि डिटेल से लेसन नंबर 7 व्यवसाय के वर्ग दिए गए। तो देखिए 5 व्यवसायिक वर्ग है। सबसे पहले प्राथमिक व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय, तो देखिए प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है कि मानव के वे क्रियाकलाप जिनका धरातल से प्रत्यक्ष संबंध होता है, यानी मनुष्य अपने आसपास के वातावरण में रहकर जो भी क्रियाकलाप करता है, जैसे कृषि करना, मजदूरी करना, खनन करना, शिकार करना, लकड़ी काटना, पशु चराना, ये सारे व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं। तो प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं कि मानव के वे समस्त आर्थिक क्रियाकलाप जिनका धरातल से प्रत्यक्ष संबंध होता है, यानी मनुष्य अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर होता है।
और ये व्यवसाय उन देशों में किए जाते हैं जहां पर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो जो प्राथमिक व्यवसाय है वो ऐसे देशों में किए जाते हैं जहां पर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। दूसरा है द्वितीयक व्यवसाय। दूसरा है द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय। तो देखिए द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं कि प्राथमिक व्यवसाय द्वारा प्राप्त वस्तु का उपयोग करके, प्राथमिक व्यवसाय द्वारा प्राप्त वस्तु का उपयोग करके नई वस्तु का उत्पादन करने वाली आर्थिक क्रियाएं द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। जैसे उद्योग आता है, उद्योग, पैकिंग, प्रसंस्करण, शोधन, ये द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। जैसे कृषि करना है, कृषि करना प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। गन्ने की खेती करना प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। और गन्ने से चीनी बना दी तो चीनी उद्योगों में बढ़ती है, ये द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। कपास की खेती प्राथमिक व्यवसाय में आती है और कपास से आपने धागे बना दिए, धागे से कपड़े बना दिए, तो ये कार्य आएगा द्वितीयक व्यवसाय। यानी प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त वस्तु का उपयोग करके नई वस्तु का उत्पादन करने वाली आर्थिक क्रियाएं द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। जैसे पैकिंग, प्रसंस्करण, शोधन, उद्योग। और इस प्रकार के व्यवसाय विकसित व क्रियाशील दोनों राष्ट्रों में इस प्रकार के व्यवसाय विकसित व क्रियाशील राष्ट्र में किए जाते हैं। विकसित व क्रियाशील राष्ट्र में किए जाते हैं। तीसरा है तृतीयक व्यवसाय। तृतीयक व्यवसाय। तो देखिए तृतीयक व्यवसाय क्या होता है कि इस व्यवसाय के अंतर्गत उन आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका किसी वस्तु के उत्पादन से सीधा संबंध नहीं होता है। तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत उन आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका किसी वस्तु के उत्पादन से सीधा संबंध नहीं होता है, बल्कि वस्तु के उत्पादन को सहयोग करती है। जैसे परिवहन के साधन है, संचार के साधन, स्वास्थ्य सुविधा, चिकित्सा सुविधा, व्यापार, बैंकिंग, ये सारे व्यवसाय तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। और इस प्रकार के जो व्यवसाय है वो विकसित व विकासशील दोनों देशों में ही किए जाते हैं। विकसित व विकासशील दोनों देशों में ये व्यवसाय किए जाते हैं। इसके आगे चतुर्थक व्यवसाय। चतुर्थक व्यवसाय। तो देखिए चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत वो व्यवसाय किए जाते हैं जो ज्ञानोन्मुखी होते हैं, जिनसे ज्ञान मिलता है। जैसे स्कूलों का अध्यापक, कॉलेजों का अध्यापक, डॉक्टर है, दलाली फर्मों में कार्य करने वाले कर्मचारी है, इनका व्यवसाय चतुर्थक व्यवसाय की श्रेणी में आता है। अब है पंचम व्यवसाय। पंचम व्यवसाय। तो देखिए पंचम व्यवसाय, इसके अंतर्गत उच्च श्रेणी के व्यवसाय किए जाते हैं। जैसे नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनका पुनर्गठन एवं आंकड़ों की व्याख्या से संबंधित। नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनका पुनर्गठन एवं आंकड़ों की व्याख्या से संबंधित उच्च स्तरीय व्यवसाय है। जैसे परामर्शदाता है, विषय विशेषज्ञ और नीति निर्धारक है, इन सभी का व्यवसाय पंचम श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 5 व्यवसायिक वर्ग: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने इस लेसन के अंतर्गत साक्षरता, ग्रामीण और नगरीय संगठन और व्यवसायिक वर्गों के बारे में विशेष रूप से अध्ययन किया। और ये थर्ड पार्ट के अंतर्गत लेसन नंबर 30 पूरा होता है। और हम इसकी पीडीएफ भी साथ के साथ आपको भेज रहे हैं। आप अपना जो कार्य होमवर्क है वो साथ के साथ कर रहे हैं। और यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।